Good evening, students. So, this is our lecture number 5 on the Hindu Succession Act 1956. तो इससे पहले मैं अपने लेक्चर को शुरू करूं, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। बिकॉज मैं ये जो लेक्चर सीरीज़ बना रहा हूँ पैरेलली इनके नोट्स भी आपको उस टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मेरा आपको ये भी एडवाइस है कि आपको जो चीज़ें मैं बताता हूँ, जो चार्ट्स वगैरह बनवाता हूँ, वो चार्ट्स आप लोग अपने नोट्स में बनाते चलें, क्योंकि वो चार्ट्स आपको नहीं मिलेंगे नोट्स में, ठीक है। बट आप वो बनाते चले और अपने वर्ड्स में भी नोट्स बनाएं, ठीक है। इससे आपको ही हेल्प होगा। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको नोट्स में मिलेंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाते हुए ही चलूँगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। हाँ, तो सबसे पहले हमने जब हिंदू लॉज के डिस्कशन को शुरू किया था तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से डील किया था, दैट इज हु इज़ अ हिंदू। तो हमने इसमें समझा था कि एक हिंदू वो होता है जो एलिजेंस दिखाता है टुवर्ड्स द कस्टम्स एंड रिचुअल्स ऑफ द हिंदूज, ठीक है। इसमें हमने बहुत सारे केस लॉज भी किए थे, जैसे आपका सरला मुद्गल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया हो गया, फिर आपका पोन्नू स्वामी वर्सेस वाला हो गया, ठीक है, पेरूमल वर्सेस पोन्नू स्वामी हो गया, ठीक है। बहुत सारे केस लॉज किए थे, ईशा त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये वाला भी हमने किया था। हाँ, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने शुरू किया था दैट इज जॉइंट हिंदू फैमिली, कि आखिर एक जॉइंट हिंदू फैमिली क्या होती है। तो जॉइंट हिंदू फैमिली को हाँ, जॉइंट हिंदू फैमिली, गिव मी अ सेकेंड। हाँ, तो एक जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म करने के लिए हमें कौन चाहिए, एक कॉमन मेल एंसेस्टर। एक जॉइंट हिंदू फैमिली जो होती है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, ये हमने समझा था, ठीक है। एक जॉइंट हिंदू फैमिली कब एंड होती है, जब कोई पार्टीशन डिमांड कर ले या फिर जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के वो सारे के सारे मेंबर्स मर जाएं। इज दैट क्लियर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू किया था विच वॉज कोपार्सनरी, ठीक है। फिर हमने कोपार्सनरी शुरू किया था। तो हमने कोपार्सनरी में ये समझा था कि जो कोपार्सनरी होती है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, इंक्लूडिंग द लास्ट मेल होल्डर अलाइव, ठीक है। दैट इज एफ, एफ एस, एफ डबल एस, एफ ट्रिपल एस, हाँ। तो इसमें को पार्टनर्स कौन कौन होगा, एफ, एफ एस, एफ डबल एस एंड एफ ट्रिपल एस। क्या एफ 4 एस को पार्टनर है? द आंसर इज नो। अगर इसको को पार्टनर बनना है तो एफ की मृत्यु होना जरूरी है। अगर एफ मर गया तो एफ 4 एस जो है वो को पार्टनरी में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। हाँ, हमने ये भी समझा था कि हम सिर्फ 4 जनरेशन तक ही को पार्टनर्स क्यों मानते हैं, बिकॉज सिर्फ 4 जनरेशन के जो लोग हैं वो पिंडदान कर सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड टू बी अ को पार्टनर। उसके बाद हमने ये समझा था कि अगर सपोज सिचुएशन ऐसी हो जाए, सिचुएशन ऐसी हो जाए कि एफ एस, एफ डबल एस एंड एफ ट्रिपल एस ये तीनों मर जाएं, ठीक है, तो क्या एफ 4 एस कभी भी को पार्टनर बन पाएगा? द आंसर इज नो। क्यों क्यों कभी एफ 4 एस कभी को पार्टनर नहीं बन पाएगा? बिकॉज वो एफ का पिंडदान नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि ऐसी सिचुएशन में जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी, वो एफ की एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बन जाएगी, सेपरेट प्रॉपर्टी बन जाएगी, और वो उसको जिस भी मैनर में चाहे डिस्पोज ऑफ कर सकता है, चाहे वो किसी को भी विल बना के वो प्रॉपर्टी दे दे, डजेंट मैटर, ठीक है। जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आया था वो ये था कि क्या एफ डबल एस उस प्रॉपर्टी को कभी रिसीव कर ही नहीं पाएगा? द आंसर इज नो। वो कर सकता है उसको रिसीव ओनली इफ एफ डाइड इंटेस्टेट, दैट इज विदाउट मेकिंग अ विल। तो यहां पर एफ डबल एस जो है वो प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा एज एन एग्नेट, ठीक है। एज एन एग्नेट वो उस प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा, नॉट एज अ को पार्टनर, क्योंकि वो पिंडदान नहीं कर सकता। हमने ये समझा था कि जो प्रॉपर्टी है उसका डिवोल्यूशन ऐसे होता है कि सबसे पहले जब पार्टीशन होता है तो जो प्रॉपर्टी होती है वो इक्वली डिवाइड होती है अमॉन्ग द क्लास 1 एयर्स, ठीक है। अगर कोई भी क्लास 1 एयर नहीं है हमारे पास तो हम लोग क्लास 2 एयर्स को ढूंढते हैं, ठीक है। क्लास 2 एयर्स भी अगर कोई नहीं है देन सब्सिक्वेंटली हम लोग एग्नेट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एग्नेट्स होते कौन है? द वन हु आर होली कनेक्टेड थ्रू मेल्स, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर कोई भी बीच में फीमेल नहीं है, एंड दैट्स वाई F डबल एस जो है वो एक एग्नेट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हमें कोई अगर हमें कोई एग्नेट भी नहीं मिला तो हम किसको ढूंढेंगे? कॉग्नेट को। अच्छा, कॉग्नेट कौन होते हैं? कॉग्नेट वो होते हैं हु आर नॉट होली कनेक्टेड थ्रू मेल्स। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो जो एक कॉग्नेट है वो सिर्फ फीमेल्स के थ्रू कनेक्टेड हो। अब सपोज अगर इस बीच में कोई भी फीमेल एक आ जाए, मान लो ये फीमेल हो गई, ठीक है, ये फादर था, इसका बेटा हुआ, बेटे की एक बेटी हो गई। अब देखो यहाँ पर एक फीमेल आ गई है तो ये एक कॉग्नेट बन गया, ठीक है। मैं आपको एक बात बताता हूँ जब हम लोग एग्नेट्स और कॉग्नेट्स पे जाते हैं, मान लो कोई भी एग्नेट नहीं है तो हम कॉग्नेट को ढूंढेंगे, ठीक है। अब एग्नेट में भी ना आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो जो सबसे क्लोजेस्ट एग्नेट होगा ना वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ले जाएगा, अगर कोई भी क्लास 1 या क्लास 2 ईयर प्रेजेंट ना हो तो, ठीक है। मतलब सपोज अगर यहाँ पे 5 एग्नेट्स हैं, ठीक है, तो मैंने इनको एक सीरीज में बताया है इनकी क्लोजनेस से, जो मतलब जो प्रॉपर्टी है उससे कितने क्लोज है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो सबसे क्लोज जो है 1 है, ठीक है। अगर 1 जिंदा है तो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी है, वो 1 ले जाएगा, ठीक है। अगर 1 जिंदा नहीं है तब 2 ले जाएगा, अगर 2 जिंदा नहीं है तो 3 ले जाएगा। सेम जो ये प्रिंसिपल है ये कॉग्नेट पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो अगर कोई कॉग्नेट भी नहीं है तो एक बहुत ही रेयर सिचुएशन जो होती है, जो कभी कभार खड़ी हो जाती है, वहां पर द प्रॉपर्टी विल बी एस्चीट, that is by virtue of section 29 HSA the whole property will go to the government. Is that clear? ठीक है। अच्छा, इसमें आपको और क्या बताना है मुझे? तो पिंडदान आपने समझ लिया, 4 जनरेशन तक आपने समझ लिया, आपने ये समझ लिया कि कैसे एक इंसान कभी भी को पार्टनर नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वो ये है कि क्या जो चिल्ड्रन होते हैं बिगॉटन आउट ऑफ, बिगॉटन का मतलब होता है पैदा हुआ, बिगॉटन आउट ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस, क्या वो को पार्टनर्स होते हैं? अब ये अगला सवाल हमारे सामने है जिसका जवाब हमें मिलेगा रेवन्ना सिद्धप्पा वर्सेस मल्लिकार्जुना केस में, ठीक है। इट इज़ 2023 सुप्रीम कोर्ट, 3 जज बेंच थी एंड डी वाई चंद्रचूड़ ने इस केस को डिसाइड किया था, ठीक है। मतलब ही वॉज द CJI एट दैट टाइम। तो ये सवाल कोर्ट के भी सामने आया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस के, क्या उनको हम को पार्टनर्स मानते हैं? अब आइए, इसको समझने के लिए आपको पहले सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या कह रहा है। लेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिजेस नॉटविथस्टैंडिंग, मतलब क्या ये एक ये नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है, मतलब इसका एक ओवर राइडिंग इफेक्ट होगा। नॉटविथस्टैंडिंग दैट अ मैरिज इज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11, ठीक है। सेक्शन 11 में आपको कुछ ग्राउंड्स बताए गए हैं जो कि बताता है कि ये जो मैरिजेस हैं ये वॉइड होती हैं। अब देखिए, मैरिजेस जो है ना वो वॉइड 3 सिचुएशन में होती हैं। पहला, अगर किसी ने कोई बाइगमी किया है, या फिर उसने शादी की है इन द प्रोहिबिटेड डिग्री, या आप चाहें तो लिख सकते हैं, या फिर अगर उसने शादी की है किसी ऐसे इंसान से जो सपिंडा रिलेशनशिप में फॉल करता है, ठीक है। तो इन 3 ग्राउंड्स पर जो मैरिज है वो वॉइड मानी जाती है, मतलब कि जब से वो मैरिज हुई है वो कभी एग्जिस्टेंस में आई ही नहीं। इज दैट क्लियर? ठीक है। हाँ, उसको अगर आपको वॉइड डिक्लेयर करवाना है तो सेक्शन 11 में जाके आप उसको डिक्लेयर करवा सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि वो मैरिज कभी हुई ही नहीं थी, ठीक है। मतलब अगर आप जाके डिक्लेयर नहीं भी करवाओ तब भी वो मैरिज वॉइड ही कहलाएगी। एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट इफ द मैरिज हैड बीन वैलिड shall be legitimate whether such child is born before or after the commencement of the Marriage Laws Amendment Act 1976, and whether or not a decree of nullity is granted in respect of that marriage under this act, and whether or not the marriage is held to be void otherwise than on a petition under this act। अभी इसमें हम लोग को डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं आपको चीज़ें समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 जो है वो वॉइड मैरिजेस से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको स्टैच्यूटरी लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दे आर नॉट बॉर्न टू बी लेजिटिमेट, बट लॉ के द्वारा, स्टैच्यूट के द्वारा दे आर बीइंग डीम्ड टू बी लेजिटिमेट। इज दैट क्लियर? ठीक है। क्लॉज 2, वेयर अ डिग्री ऑफ नलिटी
इज ग्रांटेड। अच्छा यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ नलिटी, मतलब ये है, ये बेसिकली वॉइडेबल मैरिजेस की बात कर रहा है। तो वॉइडेबल मैरिजेस में क्या होता है, जो मैरिज होती है ना उसको वैलिड माना जाता है अनटिल अवॉइडेड, मतलब कि जब तक आप कोर्ट में जाके उसको वॉइड ना डिक्लेयर करवाएं। वेयर अ डिग्री ऑफ नलिटी इज ग्रांटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ए वॉइडेबल मैरिज अंडर सेक्शन 12, एनी चाइल्ड बिगॉटन और कंसीव बिफोर द डिग्री इज मेड who would have been the legitimate child of the parties to the marriage if at the date of the decree it had been dissolved instead of being annulled shall be deemed to be their legitimate child notwithstanding the degree of nullity। ठीक है, समझाता हूँ बेसिकली यहाँ पर कहना क्या चाहता है कि मान लो एक वॉइडेबल मैरिज थी। ठीक है, वॉइडेबल मैरिज मतलब आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि माइनर से शादी कर ली थी, तो जब तक वो माइनर उस शादी को अवॉइड नहीं करेगी मेजर होने के बाद, ठीक है, तब तक वो मैरिज जो है वैलिड माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर सपोज उसने मैरिज को अवॉइड कर दिया, शी वेंट टू द कोर्ट एंड शी गेट द कोर्ट ग्रांटेड हर अ डिग्री ऑफ नलिटी, इस केस में जो मैरिज है इट विल बिकम वॉइड। तो इस केस में भी जो बच्चे हैं उनको हम लेजिटिमेट ही मानेंगे। ठीक है, चाहे कोई बच्चा वॉइड मैरिज से पैदा हुआ हो, चाहे कोई बच्चा वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुआ हो, डजेंट मैटर, उनको हम स्टैचूटरी लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया? अभी मैं बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे, आगे हम लोग को समझना है इस चीज़ को दोबारा। ठीक है, तो जो सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है कि क्या जो ये बच्चे जिनको हम स्टैचूटरी लेजिटिमेसी प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या इनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार होता है? आइए देखते हैं सबसेक्शन 3। ठीक है, नथिंग, अब देखिए यहाँ पे एक सेविंग क्लॉज है, नथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 शैल be construed as conferring upon any child of a marriage which is null and void or which is annulled by a decree of nullity under section 12 any rights in or the property of any person। बहुत ध्यान समझिएगा, कई बार लोग इसको समझने में गलती कर देते हैं, आप वो गलती नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर यह कह रहा है कि जो चिल्ड्रन है ऑफ ए वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, उनका कोई भी अधिकार नहीं होगा किसी के भी प्रॉपर्टी में, किसी भी पर्सन के प्रॉपर्टी में। अच्छा, इसका मतलब यहां पर यह नहीं है कि उस बच्चे का जो जो उसके पेरेंट्स हैं उनके प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं होगा। यहां पर जो ये आपको टर्म यूज हुआ है, एनी राइट्स इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, इसका मतलब ये है कि मान लो ये एफ था, ठीक है, इसने बाइगमी कमिट कर दी, ये इसका बाइगमस मैरिज है और यहां से इसको एक बच्चा हुआ, सपोज को एक बेटा हुआ। ठीक है, तो जो ये FW1S है, इसका F के ब्रदर या फिर सिस्टर के किसी भी प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा। जब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं ना, एनी राइट्स इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन, देखिए ये लोग अगर मान लो ये एक लेजिटिमेट चाइल्ड होता, मतलब एक लेजिटिमेट, एक वैलिड मैरिज से एक लेजिटिमेट बच्चा पैदा हुआ होता, तो इसका कुछ ना कुछ अधिकार बनता है इन द प्रॉपर्टी ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर इन सम सिचुएशंस। अगर मान लो कोई अवेलेबल ना हो तो वहां पर इनकी प्रॉपर्टी जो है ना वो FW1S को जा सकती थी। लेकिन यहां पर यह कहा गया है कि जो ये बच्चा है जिसको हमने स्टैच्यूटरी लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है, इसका कोई भी अधिकार नहीं होगा किसी के भी प्रॉपर्टी में जो एफ से रिलेटेड हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अदर देन द पेरेंट्स इन एनी केस वेयर बट फॉर द पासिंग ऑफ दिस एक्ट such child would have been incapable of possessing or acquiring any such rights by reason of his not being the legitimate child of his parents। अब यहां पर यह कह रहा है कि उस बच्चे का जो FW1S है, इसका जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ W1 और F इनके प्रॉपर्टी में है। ठीक है, FW1S का जो अधिकार है वो सिर्फ W1 और F के प्रॉपर्टी में है। अब सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि F की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में है, मतलब जो उसने अपने सेल्फ एफर्ट से एक्वायर की है, या फिर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है। अब देखिए, अगर आप इस प्रोविजन को दोबारा पढ़ते हैं, क्या लिखा है? यहां लिखा है एनी राइट्स इन और टू द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पेरेंट्स इन एनी केस। अच्छा, यहां पे देखिए क्या लिखा है, अदर देन द पेरेंट्स, मतलब प्रॉपर्टी के जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें उसका अधिकार होगा, लेकिन जो पेरेंट्स के रिलेटिव है उन प्रॉपर्टी में उसका कोई भी अधिकार नहीं होगा। ठीक है, यहां पे जो टर्म प्रॉपर्टी यूज हुआ है, क्या इसको क्वालिफाई किया गया किसी वर्ड से? क्वालिफाई मतलब कि क्या यहां पे लिखा हुआ है कि वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड होनी चाहिए या फिर वो प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल होनी चाहिए? नहीं लिखा हुआ है ना। सो द आंसर इज कि जो बच्चे हैं जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से पैदा हुए हैं, उनका पेरेंट्स के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी अधिकार बनेगा, बिकॉज प्रॉपर्टी के पहले
जो टर्म सेपरेट है या फिर जो टर्म एंसेस्ट्रल है उसको यूज नहीं किया गया है, ठीक है। बस कहा गया है कि जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है उसमें अधिकार बनेगा। अब जो पेरेंट्स हैं, मतलब जो मान लो उनके पिताजी हैं, ठीक है, अब पिताजी तो प्रॉपर्टी में अधिकार मांग ही सकते हैं, है कि नहीं, ही इज अ को पार्टनर, ठीक है। तो जो उनका अधिकार होगा उसमें FW1S का अधिकार बनेगा। दिस इज वॉट दिस सेक्शन इज सेइंग। अब देखिए, अब जो मैंने आपको बात बताई है ना, ये सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 की इंटरप्रिटेशन जो है, इसको अडॉप्ट करके आप यही लेके चलोगे जनरली, मतलब यही आपको लेके चलना है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली ये ना बहुत ही इम्प्यून चीज़ है। तो यही ना यही जो मैटर है ना, ये रेवना सिदप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुना में चैलेंज किया गया था कि जो वॉइड और वॉइडेबल मैरिज के बच्चे होते हैं, क्या उनका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी अधिकार बनता है, ठीक है। तो अब यहां पर कोर्ट जो है उसने सेक्शन 3J ऑफ HSA 1956 को भी इंटरप्रेट किया, और यहां से ये पता चला कि जो बच्चा है वो क्या कहते हैं कि मतलब वो एक को पार्टनर नहीं माना जाएगा, ठीक है। उसका प्रॉपर्टी में अधिकार तो होगा, उसका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अधिकार तो होगा, बट ही विल नॉट बी डीम टू बी अ को पार्टनर। समझते हैं कैसे? देखिए यहां पे लिखा है रिलेटेड मीन्स रिलेटेड बाय लेजिटिमेट किनशिप। किनशिप क्या होता है? पूर्वज आपके। अब मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है, आई गेस स्पेलिंग गलत हो सकती है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, ठीक है। हाँ, रिलेटेड मीन्स रिलेटेड बाय लेजिटिमेट किनशिप, मतलब कि जो पूर्वजों से रिलेटेड हो। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है, प्रोवाइडेड दैट इलेजिटिमेट चिल्ड्रन शैल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड टू देयर मदर एंड टू नो वन अनदर, ठीक है। जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रंस हैं, जिनको हमने सेक्शन 16 के अंदर लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है, वो सिर्फ अपने मदर से रिलेटेड होंगे, उनका रिलेशन उनके फादर से नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है यहां पर कि जिन बच्चों को हमने सेक्शन 16 के अंदर स्टैट्यूटरी लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है, वो एक को पार्टनर नहीं माने जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू देयर फादर। बट स्टिल बाय लैंग्वेज ऑफ सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 वो भले ही पार्टीशन नहीं मांग सकते, लेकिन जो उनके पिताजी के जो प्रॉपर्टी में अधिकार हैं, उन प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांग सकते हैं। अगर आपको थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा हो तो मैं आपको फिर से एक बार चीज समझा देता हूं। देखिए 16 सबसेक्शन 3 के अंदर जो टर्म प्रॉपर्टी यूज हुआ है, उसमें कोई भी क्वालिफाइड वर्ड्स लाइक सेपरेट या फिर एंसेस्ट्रल यूज नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, उसमें बस ये लिखा गया है कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होंगे उनका उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। अब सवाल हमारे सामने ये आया था कि जो चिल्ड्रन होते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के, क्या उनको हम एक को पार्टनर मानते हैं? तो इस सवाल का जवाब हमें मिला सेक्शन 31J में, क्योंकि वहां पर यह कहा गया है कि जो इलेजिटिमेट चिल्ड्रन होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने मदर से कनेक्टेड होते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, मतलब वही जो आपके सेक्शन 16 में जिनको हमने लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है, उनको माना तो इलेजिटिमेट ही जाया जाता है, मतलब उनको मानते तो हम इलेजिटिमेट ही है ना, लेकिन उनको हमने लेजिटिमेसी प्रोवाइड की है, तो 31J के लैंग्वेज में वो इलेजिटिमेट ही माने जाएंगे, और वो क्या कहते हैं कि कनेक्टेड होंगे सिर्फ अपनी मदर से। इसका मतलब यहां पर ये है कि बिकॉज उनका कोई कनेक्शन नहीं है उनके फादर के साथ, दैट्स व्हाई दे आर नॉट अ को पार्टनर हु कैन डिमांड पार्टीशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया हो। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा आपको एक बार समझा दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ, तो अब आइए देखते हैं कि कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशन थी रेवन्ना सिदप्पा वर्सेस मल्लिका अर्जुना में, ठीक है। इट इज़ 2023 सुप्रीम कोर्ट 3 जज बेंच, DY चंद्रचूड वॉज द CJI, ठीक है। द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर चिल्ड्रन बिगॉटन आउट ऑफ ए वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस दो considered legitimate be considered as co-partners by birth having a wait a second, just let me correct it, by birth having a right in the ancestral property, ठीक है, having a right in the ancestral property of the joint Hindu family to which the parents belong. The court gave due weight to the fact that Hindu Marriage Act 1955 brings in a social reform and the children should not be punished due to the fault of their parents. देखिए कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा था, जब सवाल ये सामने आया कि वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस के बच्चे जो है वो को पार्टनर होते हैं कि नहीं, तो कोर्ट ने ये कहा कि देखो भाई, पेरेंट्स की गलती के लिए हम बच्चे को पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 of the Hindu Marriage Act 1955 provides that though
चिल्ड्रन ऑफ ए वॉइड और वॉइडेबल मैरिज और स्टैट्यूटरी लेजिटिमेट आर स्टैट्यूटरी लेजिटिमेट, ठीक है। दे विल नॉट हैव ए राइट इन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन अदर देन द पेरेंट्स, मतलब कि जो पेरेंट्स के ब्रदर सिस्टर होंगे उनकी प्रॉपर्टी में उस इलेजिटिमेट चिल्ड्रन का कोई अधिकार नहीं होगा। हाउएवर इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट द वर्ड प्रॉपर्टी इन सेक्शन 16 सबसेक्शन 3 is not qualified by any word such as separate or joint family. However, the legislative intention through the statutory exception granting legitimacy to such children have a limited role and cannot be unnecessarily stretched. The legislature has intended to create this exception and limit it only to the personal relation between the parent and such child. This intention is in section is clear in section, यहाँ पे clear होगा, ठीक है, इन सेक्शन 3J ऑफ HSA 1956 read with section 16(3) of HMA 1955. Thus, such children who have been granted statutory legitimacy to not being naturally, एक second, just let me correct it. हाँ, ये नेचुरल हटा दीजिएगा, नॉट बीइंग नेचुरली लेजिटिमेट विल हैव, ये कॉमा भी नहीं होगा, विल हैव ए राइट आई एम सो सॉरी, will have a right in the property of their parents, separate and co-partnership property both. However, co-partners require an entitlement by birth, and such children granted legitimacy under section 16 subsection 1 and 2 are not co-partners by birth. देखिए कोर्ट ने यहाँ पर ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेजिटिमेट चाइल्ड होते हैं, जिनको हम मानते थे इलेजिटिमेट, हु हैव बीन बिगॉटन आउट ऑफ ए वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, उनको हम पेरेंट्स के फॉल्ट्स के लिए पनिश नहीं करेंगे, ठीक है। ये तो हमें क्लियर हो चुका है कि उनका पेरेंट्स के रिलेटिव के प्रॉपर्टी में कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन उनके पेरेंट्स के प्रॉपर्टी में अधिकार होगा। मैं समझाता हूं यहां पे बेसिकली कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने ये कहा, ठीक है, अब सेक्शन 3J के तहत हमने ये समझ लिया कि FW1S जो है वो सिर्फ W1 से कनेक्टेड होगा। इतना आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब सपोज यहां पर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी थी जिसको हम एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी कहते हैं, और उसका पार्टीशन हो गया, ठीक है। अब उसका पार्टीशन होने के बाद जो भी प्रॉपर्टी F रिसीव करेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी में जो भी वो बीइंग अ को-पार्टनर, पार्टीशन के बाद जो भी उसका हिस्सा आएगा उस प्रॉपर्टी में, उस प्रॉपर्टी में W1 और FW1S जो है वो अपना अधिकार मांग सकते हैं। मैं आपको समझाता हूं एक चीज, जो वाइफ होती है वो एक क्लास 1 हेयर होती है, इवन दो शी इज नॉट अ को-पार्टनर, शी इज स्टिल अ क्लास 1 हेयर, और जो प्रॉपर्टी का बंटवारा होता है ना, उसमें इसको भी थोड़ा बहुत अधिकार मिलता है। इतना आपको क्लियर है, ठीक है। तो यहां पर जो W1 को अधिकार मिलेगा, मान लो पार्टीशन हुआ, ठीक है, प्रॉपर्टी 1 थी तो F को चली गई हाफ, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, इसको फॉलो मत करिएगा, ठीक है, और FF को चली गई 1 हाफ, ठीक है। अभी इसको आप इग्नोर, मैं बता रहा हूं ये सही तरीका नहीं है, बस आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि कैसे वो प्रॉपर्टी रिसीव करेगा, ठीक है। तो जो ये 1 हाफ है इसका इन तीनों में बंटवारा होगा, दैट इज FW1 FW1S। जो 1 हाफ प्रॉपर्टी F ने रिसीव की है उनका इन तीनों में बंटवारा होगा। अब उसका बंटवारा ऐसे होगा कि हम 1/2 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये 3 है ना, तो ये आपका हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो यहाँ पे FW1S रिसीव करेगा 1/6, W1 रिसीव करेगी 1/6 एंड F रिसीव करेगा 1/6, ठीक है। इज दैट क्लियर आपको ये चीज? तो ऐसे जो FW1S है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगा। क्या ऐसे मांगेगा? एक सेकंड रुकिए, दिस इज नॉट द राइट वे, मैं आपको बताता हूं, वेट। तो बेसिकली जो F है, अभी हम लोग पार्टीशन के रूल्स नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको हाइपोथेटिकली चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो जो भी वो प्रॉपर्टी W1 को देगा, जो भी प्रॉपर्टी W1 के पास आएगी, ठीक है, फिर मैं आपको एक सही एग्जांपल दे दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। हाँ, तो जो भी वो प्रॉपर्टी W1 को देगा उस प्रॉपर्टी में FW1S का हिस्सा होगा। मतलब कि जो भी प्रॉपर्टी, सपोज अगर इन्होंने 1/6 प्रॉपर्टी रिसीव की जो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी उसमें से, तो 1/6 जो है वो इन दोनों में बट जाएगा, दैट इज 1/12 एंड 1/12। ये क्लियर हो गया आपको? ठीक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। अभी हम लोग जब पार्टीशन पे आगे जाएंगे, जब उसके रूल्स को समझेंगे, तब आपको पार्टीशन ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे FW1S W1 से प्रॉपर्टी को रिसीव करेगा। मान लीजिए जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, उसमें हिस्सा W1 को मिला,
क्लियर आपको ये चीज? तो FW1S जो है वो सिर्फ वही हिस्सा मांगेगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3(1)J जो कि W1 का था, ठीक है? उसी में इन दोनों के बीच में इक्वल में बंटवारा हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करना है। 2 केस लॉज है ना? हाँ ठीक है, दैट इज लीगल इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी। ठीक है, लीगल इंसिडेंट्स ऑफ कोपार्सनरी। ठीक है, मतलब कि कोपार्सनरी के क्या क्या लीगल इंसिडेंट्स हैं इनको समझते हैं। से पहला होता है बर्थ राइट। ठीक है, जो एक कोपार्सनर होता है बाय बर्थ उसके पास ये अधिकार होता है कि वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में पार्टीशन डिमांड कर सकता है। ठीक है, और जो उसका शेयर है वो अपना शेयर ले सकता है। और हमने ये भी समझा था कि बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 ऑफ हिंदू हामा, दैट इज हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। ठीक है, हाँ बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 12 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट 1956 जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है, ठीक है, जो अडॉप्टेड चाइल्ड होता है वो भी एक को पार्सनर माना जाता है। बिकॉज जिस दिन से उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाता है वो उस फैमिली का एक हिस्सा बन जाता है एंड इज ऑल्सो बिकम्स अ को पार्सनर। इज दैट क्लियर? ठीक है, और हमने ये भी समझा था कि जो बच्चे चाइल्ड इन वूम्ब होते हैं, चाइल्ड इन वूम्ब, ठीक है, वो भी एक को पार्सनर होते हैं। और अगर जब वो वूम्ब में बच्चा है उस बीच में पार्टीशन हो गया तो पैदा होने के बाद वो उस प्रॉपर्टी में अधिकार मांग सकता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, दूसरा है अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह होता है कि जितने भी को पार्सनर्स हैं, ठीक है, जितने भी को पार्सनर्स हैं 4 जनरेशन तक के, उनका प्रॉपर्टी में एक अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट होता है। इसका मतलब यह है कि जब पार्टीशन होता है प्रॉपर्टी का, ठीक है, जब प्रॉपर्टी का पार्टीशन होता है तो ऐसा नहीं है कि हम किसी को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे रहे हैं। ठीक है, वी आर नॉट गिविंग अ पार्ट इन द प्रॉपर्टी। ठीक है, जो प्रॉपर्टी में उनका हिस्सा था वो पहले से ही प्रेजेंट था, बस वो जो हिस्सा उनका था ना उसको अभी हम डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट का मतलब यही है कि जो को पार्सनर्स होते हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि वो अपना हिस्सा डिमांड कर रहे हैं, वो हिस्सा उनका पहले से है। ठीक है, और अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट का मतलब यही होता है कि जो उनका जो उनका हिस्सा है वो सबने अपना अपना हिस्सा जो है उसको साथ में लेके रखा है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अनडिवाइडेड को पार्सनरी इंटरेस्ट। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इंटरेस्ट होता है को पार्सनर का वो फ्लक्चुएट होता रहता है। ठीक है, फ्लक्चुएट होने का मतलब यहां पर ये है, गिव मी अ सेकंड, हाँ, वो फ्लक्चुएट होते रहता है। फ्लक्चुएट का मतलब ये है कि वो बढ़ता घटते रहता है। जैसे मान लो कि अगर ये है, ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली है, ठीक है, तो यहां पे मान लो अगर FS3 मर जाए तो इनका जो हिस्सा है प्रॉपर्टी में वो बढ़ जाएगा। और अगर मान लो एक बच्चा पैदा हो जाए या फिर एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया जाए, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो इनका हिस्सा था FS1 FS2 का ये घट जाएगा, इट विल डिक्रीज। और किसी के मरने पे जो इनका इंटरेस्ट था उस जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी में इट विल इंक्रीज, हाँ इट विल इंक्रीज। ठीक है, किसी नए मेंबर के एडिशन से जो पहले के मेंबर्स होते हैं उनका जो इंटरेस्ट होता है प्रॉपर्टी में वो डिक्रीज होता है, और किसी के मरने पर जो उनका इंटरेस्ट होता है वो प्रॉपर्टी में इंक्रीज होता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ पोजेशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। होप सो आप अपने वर्ड्स में इसके नोट्स बना रहे हो। यूनिटी ऑफ पोजेशन एंड कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इसका मतलब यहां पर यह है कि अगर मान लो जॉइंट, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, बस मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, मान लो जो जॉइंट हिंदू फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कलेक्टिवली साथ में नहीं रहते। ठीक है, वो अलग अलग जगह पे रहते हैं। मतलब मान लो एक जो मेंबर है जॉइंट हिंदू फैमिली का वो मुंबई में रहता है, एक कर्नाटका में रहता है, एक केरला में रहता है। तो ऐसा नहीं है कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो टूट गई है। ठीक है, अभी भी जो उनका प्रॉपर्टी में जो अधिकार है वो वहीं पर है, इवन दो जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं दे आर नॉट लिविंग टुगेदर। ठीक है,
हाँ, इसके लिए ये मतलब मैंने आपको ये चीज़ बताया था कि ये एसेंशियल नहीं है कि जो जॉइंट हिंदू फैमिली के मेंबर्स हैं वो साथ में रहें, सिर्फ तभी उनका प्रॉपर्टी में हिस्सा बनेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब इसमें केस लॉ देख लेते हैं। दिस इज कता नरियर वर्सेज राजा ऑफ शिवगंगा 1863 प्रीवी काउंसिल। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट नो को पार्सनर is entitled to any special interest in the co-partner's property, nor is he entitled to exclusive possession of any part. The court observed that there is unity of possession and community of interest between all members of co-partner. इसका मतलब ये है कि इवन दो अगर आप अलग रह रहे हो और कोई एक इंसान जो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जो है उसमें रह रहा है, तो उसको हम कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं उस प्रॉपर्टी में। सबका जो इंटरेस्ट था प्रॉपर्टी में बना रहेगा, इवन दो जो मेंबर्स हैं जॉइंट हिंदू फैमिली के वो कलेक्टिवली साथ में ना रह रहे हो। इज दैट क्लियर? ठीक है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है जॉइंट टीनेंट्स एंड टीनेंट्स इन कॉमन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको इसका एक चार्ट बना के समझाता हूं। ठीक है, सपोज ये एक जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी जॉइंट हिंदू फैमिली है। हमने ये समझा था ना कि जॉइंट हिंदू फैमिली जो है वो 4 जनरेशन तक एक्सटेंड होती है, उसके बाद नहीं होती। उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे वो उस जॉइंट हिंदू फैमिली का पार्ट नहीं होंगे, बिकॉज दे आर नॉट को पार्टनर्स एंड ऑल्सो दे कैन नॉट डिमांड पार्टीशन। ठीक है, हाँ, अब देखिए मैं आपको समझाता हूं। जब पार्टीशन होता है ना तो इसके 2 शेयर्स बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो पार्टीशन है वो इन तीनों के बीच में होगा। इन रूल्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले पार्टीशन इन तीनों के बीच में होगा, जिसको हम कहते हैं पर कैपिटा शेयर। यहां पे इनको पर कैपिटा शेयर मिलेगा, मतलब जितना भी टोटल प्रॉपर्टी था उसका एक एक हिस्सा इन तीनों में बढ़ जाएगा। मतलब मान लो अगर प्रॉपर्टी इन होल 1 था तो इसको 1/3 मिल जाएगा, इसको 1/3 मिल जाएगा और इसको 1/3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आफ्टर पार्टीशन इनके बीच में पर स्ट्राइप शेयर होता है। ठीक है, दैट इज जो प्रॉपर्टी एफएस ने रिसीव की है उसमें अधिकार एफडबलएस का बनेगा, ना कि देखो जब मैं आपको को पार्सनरी बताता हूं तो इसका मतलब ये वो पार्टीशन डिमांड कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नीचे के जनरेशन के लोग हैं उनका इक्वल अधिकार बनता है प्रॉपर्टी में। उनका वही अधिकार, उनका जो प्रॉपर्टी में अधिकार बनता है वो सिर्फ उतना बनता है जितना उनके पिताजी ने रिसीव किया है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी में उनका अधिकार बनता है। ठीक है, अब अगर उनके पिताजी नहीं है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में उनका अधिकार बढ़ जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन यहां पर आपको ये समझना जरूरी है कि अगर एफएस जिंदा है, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाता हूं, मान लो एफएस जिंदा नहीं होते तो जो 1/3 शेयर था ये पूरा एफडबलएस के पास चला जाता। अब क्योंकि एफएस जिंदा है तो यहां पर जो ये प्रॉपर्टी 1/3 इन्होंने रिसीव की है ये इनके बीच में इक्वली डिवाइड होगा, दैट इज 1/6 एंड 1/6। और यहां पर अगेन दिस इज 1/3 था तो ये हो जाएगा 1/6 एंड 1/6 और इनके पास रहेगा 1/3। इतना आपको क्लियर हो गया? अच्छा, तो जॉइंट टीनेंट्स एंड टीनेंट्स इन कॉमन का यहां पर मतलब ये है कि जब तक पार्टीशन नहीं होता है, जब तक पार्टीशन नहीं होता है तब तक ये सारे के सारे लोग उस प्रॉपर्टी में एक जॉइंट टीनेंट की तरह रहते हैं। ठीक है, एंड द मोमेंट द पार्टीशन टेक्स प्लेस दे बिकम टीनेंट्स इन कॉमन। ठीक है, बिफोर पार्टीशन they are joint tenants and after partition they become tenants in common। इतना आपको क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा 5वां लीगल इंसिडेंट, राइट टू क्लेम पार्टीशन। ठीक है, राइट टू क्लेम पार्टीशन में बेसिकली ये है कि जो भी को पार्टनर होता है उसके पास ये बर्थ राइट होता है कि वो पार्टीशन क्लेम कर सकता है इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ठीक है, ठीक है, ये आप समझ लीजिए कि जो क्लेम, जो पार्टीशन मांगने का अधिकार है वो इसलिए है क्योंकि उनका बाय बर्थ उस प्रॉपर्टी में एक अधिकार पहले से प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है कि पार्टीशन के बाद हम उनको कोई नया अधिकार बना के दे रहे हैं, नहीं, वो अधिकार उनका उस प्रॉपर्टी में फ्रॉम डे 1 सिंस दे वर बिगॉटन, सिंस दे टुक बर्थ ऑन दिस प्लैनेट, उनका उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में सिंस डे 1 अधिकार है। ठीक है, इसमें केस लॉ देख लीजिए, दैट इज वी एन सरीन वर्सेज अजीत कुमार पोपली।
The court observed that since the co-partners have a pre-existing right in the co-partnership property, it is a declaration of individual shares only. It cannot be said that a new title is created. Rather, it is only acknowledgement of a pre-existing title. यहाँ पर वी एन सरीन में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो को पार्टनर्स होते हैं उनका एक प्री एग्जिस्टिंग राइट होता है इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इन द को पार्टनर प्रॉपर्टी, ठीक है। और जब पार्टीशन हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि उनको हमने कोई नया अधिकार दिया है, हमने बस डिक्लेयर किया है जो उनका पहले से शेयर प्रेजेंट था इन द जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और को पार्टनरी प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है हमारा सर्वाइवरशिप। ठीक है, ठीक है। सर्वाइवरशिप समझते हैं, या फिर एक काम करते हैं, सर्वाइवरशिप हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से समझेंगे, ठीक है। सर्वाइवरशिप जो है वहाँ से हम लोग बेसिकली पार्टीशन को समझना शुरू कर देंगे, तो सर्वाइवरशिप वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। तो ठीक है, आई गेस आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझा दूंगा। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।